कक्षा 12 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को पार्ट 3 बात सीधी थी पर कविता जो है ये कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित है। चलिए देखते हैं इस कविता को पहले। तो ये आपकी बात सीधी थी पर में। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? ये अपने मन के आवेगों को कवि ने चित्र द्वारा भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये बात दिखाया है जो बच्चा उसकी खेलती हुई भाषा बगल में दिखाई दे रही है आपको। और बाद में जो कील से ठोका है इसको अच्छी तरह से, बेचारी चूड़ी फेल हो गई तो कील की तरह ठोक डाला है इसको अच्छे से, वहीं रह गई बेचारी। तो चलिए देखते हैं इसके एक एक पद्य को, इसको एक एक उसको लेते हैं कविता के एक एक उसको और उसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं। यह है बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उलटा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इसके शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। चक्कर, चक्कर है, चक्कर का मतलब प्रभाव है। टेढ़ा फंसना मतलब बुरी तरह, पेचीदा मतलब जटिल। संदर्भ की बात कर लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। प्रसंग देखिए बच्चों। इस कविता में कवि ने कथ्य एवं शिल्प अर्थात मध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या है। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज व सरल रूप में व्यक्त करना चाह रहा था, किंतु उन्नत व उत्तम शब्दों से युक्त भाषा के प्रयोग की चाह में मन के भाव भाषा में ही उलझ कर रह गए। कवि कहता है कि उसने उस उलझन को सुलझाने के लिए अर्थात मूल भाव को सरलाभिव्यक्ति के लिए भाषा के शब्दों वाक्यों में बदलाव किए, परंतु इससे बात बनने के स्थान पर भाषा सहज सहज भावानुभूति और अधिक दुरूह व जटिल हो गई। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, प्रस्तुत काव्यांश कहाँ से अवतरित है? कवि का नाम भी लिखिए। तो उत्तर है बच्चों ये, प्रस्तुत काव्यांश बात सीधी थी पर कविता से अवतरित है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। दूसरा प्रश्न है इसका, भाषा के चक्कर में से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर है बच्चों ये, भाषा के चक्कर में यहाँ कवि का आशय भावाभिव्यक्ति में सहज मूल भाव व्यक्ति पर ध्यान न देकर जटिल एवं अतिशय अलंकारिक भाषा के प्रयोग से है, जिसके कारण कविता का मूल भाव दब कर रह जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस कारण से बात टेढ़ी फंस गई? तो उत्तर है बच्चों ये, कविता में सहज सरल भाषा के प्रयोग के स्थान पर अतिशय जटिल व आवश्यकता से अधिक अलंकारिकता वश बात टेढ़ी फंस गई, अर्थात सहज भावानुभूति उलझ कर रह गई।
चौथा प्रश्न है आपका, कवि बात यानी मूल भाव को पाने के चक्कर में क्या परिणाम हुआ। तो चलो बच्चों उत्तर देखते हैं। कवि ने बात यानी मूल भाव को पाने के लिए कविता में प्रयुक्त भाषा, शब्दों, वाक्यों आदि को बदल डाला, किंतु मूल भाव यानी संदेश और भी उलझकर रह गए। अगला प्रश्न है, कवि के भाषा को तोड़ने मरोड़ने का क्या परिणाम हुआ। तो उत्तर है बच्चों ये, कवि द्वारा भाषा को तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने से भी बात बनने के स्थान पर और अधिक उलझती गई। कविता का संदेश कृत्रिम भाषा के प्रयोग से दब कर रह गया। प्रश्न है, काव्यांश की भाषा सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है बच्चों ये, प्रस्तुत काव्यांश में कवि के द्वारा काव्य के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्दों का चयन सुंदर, सहज एवं सार्थक है, जिनसे अभिव्यक्ति की सहजता प्रकट होती है। कवि ने भाषा की जटिलता और बनावटीपन पर व्यंग करने के लिए उलटना पलटना, घुमाना फिराना, तोड़ना मरोड़ना आदि क्रियात्मक शब्दों का उचित प्रयोग कर कविता की उद्देश्य पूर्ति में इसे सहायक बना दिया है। प्रश्न है, काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार को बताइए। तो चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। काव्यांश में घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पलटा जैसे शब्द युग्म के प्रयोग में अनुप्रास तथा साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश, उल्टा पलटा में सभंग यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा है इसमें, काव्यांश में लोक प्रचलित पदों के प्रयोग से किसके सौंदर्य में वृद्धि हुई है। तो उत्तर है बच्चों, भाषा के चक्कर और टेढ़ी फैसले जैसे लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त लोक प्रचलित पदों के प्रयोगों के कारण अभिव्यक्ति की सुंदरता में वृद्धि हुई है। चलिए अगले को देखते हैं पार्ट को। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। चलिए इसके भी शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। धैर्य मीन्स होता है धीरज, बेहतर मीन्स होता है बुरी तरह, कर्तव्य मीन्स होता है चमत्कार, तमाशबीन मीन्स तमाशा दिखने वाले, शाबाशी मतलब प्रशंसा, चूड़ी भरना मतलब पेंच कसने के लिए बनी चूड़ी या खांचे का नष्ट होना। संदर्भ है देखो, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। चलिए प्रसंग की भी बात कर लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने सटीक अभिव्यक्ति के लिए उचित भाषा के चुनाव पर बल दिया है। व्याख्या है, कवि कहता है कि अनावश्यक जटिल भाषा व अलंकारादि के अतिशय प्रयोग से कविता के मूलाभिव्यक्ति के उलझाव को सुलझाने के लिए जहां उसे धैर्य से काम लेने की आवश्यकता थी, उसने शब्द जाल में फंसी कविता के मूल भाव को उभारने की आधारिता वश शब्द जाल रूपी पेंच को खोलने यानी सुलझाने के स्थान पर अनाड़ी की भांति उसे और कसता गया। उसकी कविता में शब्द भाषा की जटिलता व अतिशय अलंकारिकतादि का कारण उन लोगों से इस हेतु पुनर्बलित होना था जो कविता के मर्म की समझ न रखते हुए भी उसके बाह्य सौंदर्य पर ही मुग्ध होकर उसे शाबाशी दे रहे थे। फलतः वही हुआ जिसका उसे डर था। कविता का भाव सौंदर्य और भी दुरूह हो गया। जिस तरह सीमा से अधिक पेंच को कसने से उसकी चूड़ियां नष्ट हो जाती हैं और
तब पेंच घूमती जरूर है परंतु कसती नहीं। मेरी कविता के भाव अपनी मौलिकता खोकर बनावटी से हो गए। प्रश्न है, कवि की मुश्किल क्या थी, उसे धैर्य से समझने का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है बच्चों, कवि की मुश्किल यह थी कि वह उसने अपनी कविता में अनावश्यक जटिल शब्द, वाक्य, सह, अतिशय, अलंकार आदि का प्रयोग किया, जिससे उसकी कविता के भावों की मौलिकता दब कर रह गई। इसका प्रमुख कारण वह धीरज की कमी को मानता है। कवि का मानना है कि कविता में सहज भावाभिव्यक्ति को अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन से लोग किस बात के लिए कवि की प्रशंसा कर रहे थे? तो उत्तर है बच्चों, कवि के भावों के मर्म की समझ न रखने वाले, कविता के बाह्य सौंदर्य यानी काव्य में प्रस्तुत जटिल शब्द, वाक्य, अलंकारित पर ही मुग्ध होकर शाबाशी स्वरूप वाह वाह कर रहे थे। नंबर 3 प्रश्न है, बाद की चूड़ी भरने का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है बच्चों, बाद की चूड़ी भरने से तात्पर्य भावों के अनुकूल, कविता में धीरज के साथ सहज सरल भावानुकूल भाषा, शब्द के प्रयोग के स्थान पर असहज व जटिल शब्दों आदि के प्रयोगों की पुनरावृत्ति से है। चौथा प्रश्न है, कवि के प्रयासों का क्या परिणाम हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कवि के अधीर प्रयासों का परिणाम यह रहा है कि उसकी कविता सहज सरल भाषा, शब्द व सम्यक अलंकारादि के प्रयोग के अभाव में मौलिक भाव व उद्देश्य से परे रह गई। उपर्युक्त काव्यांश में प्रयुक्त अलंकारों पर विचार कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, उपर्युक्त काव्यांशों में रूपक, बात की चूड़ी, वाहवा में पुनरुक्ति, प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार, साफ सुनाई जबरदस्ती है। बात की व्यंजना के लिए पेंच कसने खोलने के प्रयोग से पूरे काव्यांश में सांग रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है बच्चों, ये प्रस्तुत काव्यांश की भाषा सरल, सहज, सुबोध तथा प्रभावपूर्ण है। कवि ने बोलचाल के सरल शब्दों, उर्दू शब्द तथा प्रतीकात्मकता शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाया है। तमाशबीन में पाठक, श्रोता तथा आलोचकों द्वारा क्लिष्ट भाषा के लिए कवि पर प्रोत्साहित करने पर व्यंग है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? चलिए शब्दार्थ की बात कर लेते हैं बच्चों। कसाव मतलब कसावट है, सहूलियत मीन्स है आसानी, बरतना मीन्स प्रयोग। संदर्भ की बात करते हैं बच्चों। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। प्रसंग की भी बात कर लो। कवि ने इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति के लिए उचित एवं सहज भाषा का चुनाव न करने का क्या परिणाम होता है। चलिए अब चलते हैं व्याख्या पर। कवि कहता है कि जब वह चमत्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग बलपूर्वक करके भी अपने सरल मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाया, तो निराश होकर उसने भावों को कठिन भाषा में भर दिया। उसका यह कार्य ऐसा ही था जैसे कि कोई पेंच की चूड़ी में मर जाने पर उसे कील की तरह हथौड़े से ठोक दे। इससे वह पेंच ऊपर से तो ठीक लगता
है, परंतु अंदर उसकी पकड़ में मजबूती तथा कसाव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कठिन भावहीन भाषा में व्यक्त मनोभावों में सौंदर्य, आकर्षण तथा पाठकों को प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती। अपनी असफलता पर कवि निराश था और बेचैन होकर बार बार पसीना पोंछता है। यह देखकर उसके मन में भाव किसी शरारती बच्चे की तरह उसे छेड़ने लगे। उन्होंने कवि से पूछा कि क्या वह सरल भावों की व्यंजना के लिए सरल सुबोध भाषा का प्रयोग नहीं सीख पाया। चलिए प्रश्न पे बात करते हैं कि कवि किसके हार मान गया, किससे हार मान गया, ये देखते हैं बच्चों। तो उत्तर है बच्चों, कवि ने क्लिष्ट तथा पांडित्यपूर्ण चमत्कारी भाषा में सरल भावों को व्यक्त करने में सफल न हो सका। उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए और वह सही भाषा का प्रयोग करने में असफल रहा। वह अपने प्रयासों से हार मान गया। अगला प्रश्न है, अंदर से कसाव और ताकत न होने पर क्या आशय है। और नंबर 3 है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है। और नंबर 4 क्वेश्चन है, बात ने कवि से क्या कहा। तो चलते हैं इनके उत्तरों की तरफ बच्चों। तो ये दूसरे का उत्तर है, चमत्कार पूर्ण भाषा में प्रयुक्त स्वाभाविक भाव लोगों के मन को प्रभावित नहीं करते, उनके पाठकों को अंदर तक प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती। उसमें काव्य सौंदर्य का भी अभाव रहता है। नंबर 3 का आंसर है, भाषा भावानुकूल होनी चाहिए। उसके स्थान पर अपने पांडित्य को प्रदर्शित करने के लोभ में क्लिष्ट, चमत्कारपूर्ण, दुरूह एवं बनावटी शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। बनावट से मुक्त स्वाभाविक भाषा का भावों के अनुरूप प्रयोग करना ही भाषा को सहूलियत से बरतना है। नंबर 4 का आंसर है, बात अर्थात मनोभावों ने कवि को समझाया है कि बनावटी और दुरूह भाषा का प्रयोग करने से काव्य के सौंदर्य तथा प्रभाव में वृद्धि नहीं होती। उसे भावानुकूल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला है प्रश्न हमारे पास, काव्यांश में बिंब प्रभाव पर प्रकाश डालिए। तो ये उत्तर है बच्चों, उपर्युक्त काव्यांश में पेंच बात का प्रतीक है। पेंच खोलते, पेंच कसने, चूड़ी मरने, पसीना पोंछने आदि बिंबों द्वारा कवि ने भावों को प्रकट करने में दुरूह भाषा के प्रयोग से होने वाली समस्या का सजीव चित्रण किया है। इससे दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। बिंब विधान के कारण काव्यांश में चित्रात्मकता आ गई है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में प्रस्तुत अलंकारों के बारे में बताइए। तो चलिए बच्चों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। कील की तरह तथा शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। पसीना पोंछने में अनुप्रास अलंकार है। बात में पूछ में मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न है अगला हमारे पास, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के मायने क्या है। तो उत्तर है ये, सब घर एक कर देने से कवि का तात्पर्य सर्वथा भेदभाव से परे सोच रखना, सबके साथ मिल जुल कर रहना। बच्चों की सोच बहुत कुछ ऐसी ही होती है। वे खेल आदि के समय प्रायः धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि भेद जनित भावों से दूर रहते हैं। कवि का मानना है कि कवि भी उक्त भावों से रहित समाज में लोगों को जोड़ने के भावों से लसित होनी चाहिए। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध मानता है। तो उत्तर है बच्चों, उड़ने और खिलने का कविता से गहरा संबंध है। कविता में उड़ने का अर्थ कल्पना से है तथा खिलने का अर्थ विकसित भावों से है, संदेश से है। कविता में भावों को कल्पनाओं के मिश्रण से ही विस्तार मिलता है तथा भावों के विस्तार से कविता खिलकर जन जन तक
जब वांछित संदेश को पहुंचाने में सामर्थ्य होती है, तब इसी में उसकी सार्थकता सन्निहित होती है। प्रश्न है, कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर है ये, बच्चे खेलते हैं तो सब घर एक कर देते हैं। वे किसी विशेष घर पर सीमित नहीं रहते, वरन सभी घरों को अपने खेल का स्थल बनाते हैं। कविता भी बच्चों के खेल के समान है। कवि अपने कविता का विषय समाज के प्रत्येक वर्ग और देश काल से चुनता है। कविता भी बच्चों के खेल की तरह लोगों में एकता की स्थापना करती है। इस कारण कविता और बच्चे को समानांतर कहा गया है। प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? तो उत्तर है, फूल जब खिला रहता है तब तक महकता है, मुरझाने पर उसकी महक समाप्त हो जाती है। कविता की महक अर्थात उसका प्रभाव सदा बना रहता है। कविता कभी पुरानी नहीं पड़ती, उसका आनंद लोग सभी देश कालों में ले सकते हैं। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए का यही अर्थ है। प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है बच्चों ये, भाषा को सहूलियत से बरतने का तात्पर्य है भाषा को सुविधाजनक एवं सहज ढंग से प्रयोग में लाना। व्यर्थ का शब्द जाल बुनने से लेखक को लिखने में और पाठक को समझने में परेशानी होती है। भाषा को सहूलियत से प्रयुक्त करने पर ही रचना की सहजता से अपना अर्थ संबोधित करने में समर्थ होती है। प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। बात का अर्थ है भाषा, भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है, दोनों के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि जो बात सीधी सरल शब्द वाली में कही जा सकती है, उसे अधिक प्रभाव पूर्ण बनाने हेतु पेचीदे शब्द जाल में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है और परिणाम स्वरूप इससे सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। प्रश्न है, बात यानी कि कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबो मुहावराओं से मिलान करें। बिंब मुहावरा, चलो देखते हैं। पहले क है, बात की चूड़ी मर जाना। ख है, बात की पेंच खोलना। नंबर ग है, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। ग है, पेंच को कील की तरह ठोक देना। नंबर अंग है, बात का बन जाना। चलिए विशेषता देखते हैं। कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, बात का पकड़ में न आना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात में कसावट न होना, बात को सहज और स्पष्ट करना। चलिए उत्तर की बात कर लेते हैं। बिंब और मुहावरा चल रहा है। क, बात की चूड़ी मर जाना। नंबर क है, बात की पेंच खोलना। नंबर ग, बात में शरारती बच्चे की तरह खेलना। नंबर घ है, पेंच को कील की तरह ठोक देना। और नंबर अंगा है, बात का बन जाना। विशेषता देखो इसमें, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात को सहज और स्पष्ट करना, बात का पकड़ में आना, बात में कसावट का ना होना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, व्याख्या करने के लिए कह रहे हैं, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो उत्तर है बच्चों ये, भाषा के साथ जबरदस्ती करने का परिणाम यह हुआ कि उसकी वास्तविकता अभिव्यक्ति की धार कुंद हो गई है। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से मूल भावों का प्रभाव ही नष्ट हो गया, उसकी व्यंजना की मारक क्षमता समाप्त हो गई। कविता भाषा के खेल में भावहीन एवं संवेदनहीन बनकर रह गई, उसकी जीवंतता एवं सार्थकता नष्ट हो गई।
प्रश्न है, कवि ने कविता की उड़ान खिलने को चिड़ियों और फूलों से कवि किस तरह भिन्न बताया है? कवि ने किस तरह भिन्न बताया है? चलिए उत्तर देखते हैं। कवि का मानना है कि कविता की उड़ान सीमाहीन तथा अनंत है, क्योंकि कविता में कवि का मन भावों एवं असीम कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ता है, जबकि चिड़िया के पंखों की एक निश्चित एवं सीमित सामर्थ्य होती है। इसके अतिरिक्त चिड़िया सभी स्थानों तक उड़कर नहीं पहुंच सकती, जबकि कविता सभी उड़ान में यह संभव है। इस प्रकार सीमा एवं सामर्थ्य संबंधी अंतर चिड़िया और कविता की उड़ान का मुख्य अंतर है। कविता एवं फूलों दोनों खिलते हैं, लेकिन फूल एक बार खिलकर मुरझा जाते हैं, जबकि कविता एक बार खिलकर निरंतर नया अर्थ ग्रहण करके विकसित होती है, यानी विकसित होती रहती है। यह अधिकाधिक व्यापक एवं अमिट है। प्रश्न है, कविता के बहाने कविता के संदर्भ में चिड़िया और कविता के संबंध का आधार स्पष्ट कीजिए। तो ये उत्तर है बच्चों। कविता के बहाने कविता में कविता को चिड़िया के बहाने उड़ान भरने की संज्ञा दी है। इसका आधार यह है कि उड़ान मूल रूप में चिड़िया के द्वारा ही भरी जाती है। यह एक क्रिया है जो चिड़िया के उन्मुक्त नैसर्गिक स्वभाव का परिचय देती है, लेकिन कवि ने इससे कल्पना के रूप में मानसिक उड़ान मान कविता से जोड़ दिया है। चिड़िया की उड़ान का वर्णन कविता कर सकती है, लेकिन कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। इस प्रकार चिड़िया और कविता को एक दूसरे से जोड़कर कविता में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न है, कविता को फूल के बहाने से क्या माना गया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कविता को फूल के बहाने से खिलने की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। कविता के माध्यम से हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं विकसित होती हैं। फूल से कविता ने खिलना सीखा है। कविता का जो विकास क्रम है उसे फूल नहीं जानता। एक निश्चित समय तक महकने के बाद फूल तो अपनी विकसित जीवन लीला समाप्त करके चले जाते हैं, लेकिन कविता का स्वरूप अनंत काल तक बना रहता है। सभी अपने अर्थ के अनुसार कविता पढ़ते, समझते और अपनी चेतना का आधार बनाते हैं। कविता निरंतर युगों युगों तक विकास पाती रहती है। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कवि आज के समय में कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। उसे संदेह है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व क्षीण न हो जाए। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने वह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक जाती है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता बच्चा। चिड़िया की उड़ान की सीमा है, लेकिन बच्चों के अपने असीम हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहां सीमाओं के बंधन कमजोर पड़कर दूर हो जाते हैं, वह चाहे घर, भाषा या समय की ही सीमा क्यों न हो। प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? बात सीधी थी, पर कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो उत्तर है बच्चों ये, भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय यह है कि कविता में भावानुरूप सहज सरल शब्द भाषादि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे कविता मूल भाव व उद्देश्य को वहन करने में सक्षम होती है। अन्यथा दुरूह शब्द जाल में कविता उलझकर अपनी मौलिकता व उद्देश्य से परे हो जाती है। प्रश्न है, बात की चूड़ी भरने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है बच्चों ये,
बात की चूड़ी भरने का अर्थ है बात को बेवजह घुमाने से, आडंबर पूर्ण शब्दों के प्रयोग से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार पेंच की चूड़ी भरने से उसके यथास्थान निर्मित खांचे नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भाषा के अनावश्यक विस्तार से बात का प्रभाव कम हो जाता है, मूल भाव शब्द जाल में उलझ कर रह जाती है। फिर बात कील की तरह भले ही ठोक दी जाए, उसका वैसा प्रभाव नहीं रह जाता है, वह पाठक एवं श्रोता के हृदय तक नहीं पहुंच पाती। अतः बात को सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसके साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू। हैव अ नाइस डे।